हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैंटिस क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का सैम्पल पेपर 3। तो सैम्पल पेपर 1 एंड 2 जो है ये चैनल पे आ चुके हैं, तो आप देख लेना, ओके। और इसके ही आपके ऑल्टरनेटिव डेज में जो हिस्ट्री की वीडियोस है वो आपको मिल रही हैं, उसके भी सैम्पल पेपर जो है वो सॉल्व करवाए जा रहे हैं। अब मूव करेंगे सेक्शन ए पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो लेंथ पाई गई है रोड्स की, वो कौन से सेक्टर में पाई गई है? वो पाई गई है रूरल रोड्स, यानी गांव की जो रोडें होती है ना, तो उनकी तादाद जो है वो ज़्यादा है। जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जो पॉलिसी चल रही है सरकार की, तो उसमें क्या है कि जैसे हर गाँव को क्या है शहर से जोड़ना है, या डिस्ट्रिक्ट रोड से जोड़ना है, या स्टेट हाईवे से जोड़ना है। तो इस तरीके की जो स्कीम्स हैं, इसकी वजह से हर गांव में जो है वो सड़क पहुंच रही है। मैच द फॉलोइंग देखेंगे यहाँ पे, तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। तो बिहेवियरल ज्योग्राफी जो होती है, ये क्या होती है? साइकोलॉजी होती है, यानी आप किसी का बिहेवियर जो है वो उसकी साइकोलॉजी के थ्रू पता कर सकते हो। इस तरीके से याद रख लेना इसको। उसके ज्योग्राफी ऑफ लीजर, यानी खाली समय, एक तरीके से जो फुर्सत का समय होता है ना, तो उसके बारे में, उसमें क्या है, आप सोशली कुछ चीज़ों के बारे में सोचते हो, है ना। कोई भी चीज़ जो है वो आप सामाजिक विकास के लिए सोच सकते हो जब आपका दिमाग खाली होता है। तो ऐसे करके इसको लिंक कर लेना सोशियोलॉजी से। उसके बाद कल्चरल ज्योग्राफी जो होती है, ये आपको एंथ्रोपोलॉजी, यानी एक तरीके से जो मानव की जो जितनी भी चीज़ें होती है, चाहे वो रीजनल हो, चाहे वो कल्चरली हो, चाहे वो सोशली, एक नेचर जो जिसके बारे में हमें पढ़ना होता है, तो उसको हम एंथ्रोपोलॉजी से पढ़ाई करते हैं। उसके बाद क्या है? ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, तो ये हो जाएगा आपका बिजनेस ज्योग्राफी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी मैचिंग कर सकते हो, और इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4, 3, 2, 1, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस वाज फॉर्मुलेटेड ड्यूरिंग द अर्ली कॉलोनियल पीरियड इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो अर्ली कॉलोनियल पीरियड में ह्यूमन ज्योग्राफी को किस तरीके से अप्रोच किया गया था, उसको कैसे पता किया था, तो इसके बारे में आप देखेंगे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, यानी पहले चीज़ों को एक्सप्लोर करना होता है। इसका मतलब होता है कि पहले चीज़ों को जांच पड़ताल करनी होती है, उसके बारे में जानना होता है, उसी के विषय के बारे में, उसके आइडियाज़ के डिस्कवर करने पड़ते हैं, उसके बाद फिर उसका डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आती हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंडर में। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, ओके। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करेंगे, इन विच फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोथ बर्थ एंड डेथ रेट वर हाई। ठीक है, तो 4 तरीके के हमारे जो फेज हैं हम लोगों ने ज्योग्राफी में देखे हैं। तो फर्स्ट फेज में ही यहाँ पे देखा गया था जो 1901 से लेके 1921 के जो बीच का जो फेज था, तो इसमें क्या था, बर्थ रेट एंड डेथ रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई थी। वही बिकॉज ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ वगैरह भी नहीं हुआ करती थी। मेडिकली हम बहुत वीक थे, इलिटरेसी फैली हुई थी, फैमिली प्लानिंग के बारे में लोग नहीं जानते थे। तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट जो है ये दोनों ही बहुत हाई थे इस समय पे। तो फेज 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाई प्रेजेंट यूनियन गवर्नमेंट फॉर द क्लीनिंग ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, तो हमारी जो प्रेजेंट यूनियन गवर्नमेंट है वो कौन सी है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो इन्होंने जो है एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जो नमामि गंगे के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे क्या है, गंगा को जो क्लीन करने का प्रोग्राम था ना, तो उसी को बोलते हैं नमामि गंगे, ठीक है ना। तो ये 2014 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये मिशन क्लीन गंगा है। तो गंगा को क्लीन करने के लिए यहाँ पे जो मिशन का नाम था ना, उसी का नाम क्या है? नमामि गंगे। 6 क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ दीज इज एन इनलैंड पोर्ट। तो इनलैंड पोर्ट कौन सा हो जाएगा? ये है कोच्चि पोर्ट, और ये कहाँ पड़ेगा? केरला में पड़ेगा। उसके नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। आपको गलत बताना है, ओके। तो यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक सी रूट जो है ये नॉर्थ ईस्ट यूएसए टू नॉर्थ वेस्ट यूरोप, ये सही है। नॉर्थ पैसिफिक सी रूट जो है ये वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका टू एशिया, ये भी सही है। कैप ऑफ गुड होप एंड सी रूट, यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये वाला देखो यहाँ लिखा भी है कैप ऑफ गुड होप। तो यहाँ से क्या होता है, ये अफ्रीका का है, यहाँ से यूरोप वगैरह इन सब का ट्रेड हो सकता है इजीली। डी देखेंगे, साउथ अटलांटिक सी रूट, और ये क्या बता रहा है? कनेक्ट चाइना टू मिडिल ईस्ट रीजन। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। साउथ अटलांटिक सी जो है ये आपका बिल्कुल डिफरेंट एरिया में पड़ जाएगा। ये है आपका साउथ अटलांटिक, ठीक है। एक्चुअली ये नॉर्थ अटलांटिक है और ये साउथ अटलांटिक है, लेकिन यहाँ पे तो चाइना वगैरह नहीं है ना, चाइना एंड मिडिल ईस्ट वगैरह नहीं है। तो ये जो है ये तो यहाँ पे है चाइना एंड मिडिल ईस्ट वगैरह ये सब। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। इनकरेक्टली मैच्ड है जो ये वाला है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट। उसके बाद 8 पे बढ़ते हैं, विच पोर्ट हैज लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस एज एन अकाउंट ऑफ द डायवर्जन एक्सपोर्ट टू विशाखापट्टनम, पारादीप एंड हल्दिया पोर्ट।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको पोर्ट के बारे में बताना है, किसकी वजह से इसका जो डाइवर्जन है, ये एक तरीके से यहाँ पे डाइवर्जन कहाँ कहाँ जाता है, विशाखापट्टनम में जाता है, पारादीप वगैरह इधर चला जाता है, तो जिसकी वजह से इसने अपनी जो सिग्निफिकेंस है वो खो दिया है। तो ये है कोलकाता पोर्ट। इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से भी जाना जाता है। इस पोर्ट का नाम जो है चेंज कर दिया गया है। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि अगर आपको अपनी कंपनी के लिए किसी दूसरी कंपनी को हायर करना पड़े, है ना, उसकी जो एक्सपर्टीज है, अगर आपको वहां से हेल्प मिल रही है तो उसको हम आउटसोर्स बोलते हैं, यानी किसी से हेल्प लेना। तो वो क्या होता है, लोअर ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है, आपको क्या है जो थोड़ा सस्ता पड़ता है ये चीज़, एंड एफिशिएंसी इन वर्क, काम भी अच्छा मिल जाता है, एंड मोर प्रॉफिट, आपको बेनिफिट भी होता है। तो ये तीनों ही चीज़ हो जाएंगी, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ओके, 10th क्वेश्चन देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शंस। तो आपको यहाँ पे जो है ये करेक्ट बताना है कि ये सही है कि नहीं है। आपको ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प द ह्यूमन इट्स डिस्कवरी। फायर, तो फायर को डिस्कवर करने के लिए फ्रिक्शन एंड हीट की जरूरत पड़ती है। वाला देखेंगे, टेक्नोलॉजी इनेबल्स द ह्यूमंस टू ओवरकम द लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय नेचर। तो जो टेक्नोलॉजी है ना, ये क्या करती है, इंसान को एक्सपर्ट बनाती है, उसको लिमिटेशन से बाहर निकालती है, ठीक है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोग जो है वो एक तरीके से तरक्की कर पाए हैं, है ना, नेचर के बारे में भी जान पाए हैं। तो नेचर की बनाई हुई जो चीज़ें हैं उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिस्कवर किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो लिमिटेशंस को हटा देती है जो प्रकृति ने लगा रखी है। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। आंसर ए इज करेक्ट। उसके बाद 11th क्वेश्चन देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग नेशनल वाटर वे। तो आपको यहाँ पे वाटर वे पे थोड़ा ध्यान देना है। ऑफ इंडिया इन करेक्ट सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़े से छोटे पे आपको जाना है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर बोल रहा है। तो सादिया धुबरी स्ट्रेच जो है ये 891 किलोमीटर है। सादिया धुबरी जो है ये आपको ब्रह्मपुत्र रिवर में मिल जाएगा ये स्ट्रेच जो पूरा। उसके बाद यहाँ पे कोट्टापुरम कोलम स्ट्रेच जो है इसका जो लेंथ है वो 205 किलोमीटर है। इलाहाबाद टू हल्दिया जिसको नेशनल वाटरवे 1 बोला जाता है, तो इसकी जो लंबाई है वो 1620 किलोमीटर है। और डेल्टा चैनल ऑफ महानदी एंड गोदावरी, ये आपके लिए होमवर्क है स्टूडेंट, आपको बताना है कि ये जिसका जो स्ट्रेच है वो कितना लंबा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा हो रहा है वो क्या हो रहा है, 3142। यहाँ पे बी इज करेक्ट। उसका 12th क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको इसको करेक्ट करना है। The main source of air pollution are combustion of fossil fuels, mining and industries। तो ये तो है भाई, है ना, जो आपका एयर पॉल्यूशन होता है इन चीज़ों से होता ही है। उसके बाद with increasing use of variety of fuels as source of energy and there is marked increase in emission of toxic gases into the atmosphere। तो यहाँ पे जो है हमारे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। और जो स्टेटमेंट 2 है ना ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि जो आपके ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, आपकी जो माइनिंग होती हैं, एक तरीके से सोर्स ऑफ एनर्जी तो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एक तरीके से टॉक्सिक गैसेस जो हैं वो भी रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। इनका काम जो है वो बंद नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें इंडस्ट्रीज वगैरह चलाने के लिए, व्हीकल्स वगैरह चलाने के लिए, सारी चीज़ों के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। लेकिन इनकी वजह से जो वातावरण प्रभावित हो रहा है ना, तो वो भी एक मुख्य कारण है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। उसका 13th क्वेश्चन देखेंगे, द नेशनल वाटरवे 2 लाइज ऑन द रिवर। तो आपका 1 वाला कौन सा है, इलाहाबाद से लेके हल्दिया वाला। 2 वाला कौन सा है, सादिया धुबरी वाला, ठीक है ना। तो 2 वाला जो बोल रहा है ये आपको बताना है, तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे पड़ता है, तो सादिया धुबरी वाला ही जो है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम 14th क्वेश्चन पे आएंगे, देयर आर 2 स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन। तो ये आपको बताना है भाई, असर्शन जो है क्या बोल रहा है, इन इंडिया द वर्क पार्टिसिपेशन रेट टेंड्स टू बी हायर इन एरियाज ऑफ लोअर लेवल ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो लोगों का काम करने का जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जहाँ पे वर्कर्स काम करने के लिए जाते हैं, लेबर काम करने के लिए जाते हैं, वो कौन सी जगह पे जाते हैं, जहाँ पे लेस डेवलपमेंट एरिया है, जहाँ पे कम डेवलपमेंट है वहीं तो काम करेंगे, तभी तो डेवलपमेंट होगा एरिया, है ना। तो ये क्या है, इसका असर्शन है। और इसका रीजन क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ मैनुअल वर्कर्स आर नीडेड टू परफॉर्म सब्सिस्टेंस एक्टिविटीज। तो वहाँ पे जाके उनको मैनुअली काम करना पड़ता है, मैनुअल वर्कर्स ही होते हैं वो, ठीक है। और वो एक तरीके से जो परफॉर्म करते हैं वो सब्सिस्टेंस एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। तो ये क्या है, इसका करेक्ट रीजन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन एक क्वेश्चन देख लेंगे, 15 से लेकर 17 तक है इसके, आपको पूरी पिक्चर दे रखी है, आपको इसमें से अच्छे से समझ के और इसके आंसर्स जो हैं वो लगाने हैं। ओके, तो 15 क्वेश्चन देखेंगे, विच स्टेट हैज़ हायर प्रोपोर्शन ऑफ कल्टिवेटर्स एज कम्पेयर टू अदर्स। तो आपको कल्टिवेटर्स बताने हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। अब देखिए ये पूरा का पूरा जो पिक्चर दे रखा है ना, इधर ये सारे के सारे आपको स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज पूरे दे रखे हैं, यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं। यहाँ पे जो ये ब्लैक कलर का एरिया है ये आपको कल्टीवेटर्स को शो करता है, थोड़ा हल्का एग्रीकल्चरल लैब को करता है। उसके बाद जो लाइनिंग वाला है ये हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज को करता है। उसके बाद जो पूरा वाइट सा है ये अदर वर्कर्स को करता है। ठीक है, तो आपको इसके हिसाब से जो है करना है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, ये 15th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच स्टेट हैज़ हायर प्रोपोर्शन ऑफ कल्टीवेटर्स। तो यहाँ पे स्टेट आपको ये भी ध्यान रखना है कि यूटी पूछ रहा है कि स्टेट पूछ रहा है। तो स्टेट पूछ रहा है तो हायर प्रोपोर्शन ऑफ कल्टीवेटर्स जो है ये कहाँ पे है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ देखिए पूरा ब्लैक है ना, तो ब्लैक के लिए क्या था, कल्टीवेटर्स था, तो ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, 60% से भी अबाव जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कल्टीवेटर्स है वो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद 16th क्वेश्चन बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी। अब यहाँ पे यूनियन टेरिटरी की पूछ रहा है, देयर इज अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर। तो एग्रीकल्चर लेबर के लिए कैसा मार्क है, ये है लाइट ग्रे टाइप का है। ठीक है, तो आपको यूनियन टेरिटरी भी ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे कौन सा है, ये यूनियन टेरिटरी है, तो ये तो ब्लैक सही है, यहाँ पे बहुत कम मात्रा में ग्रे है। तो उसके बाद आपको जितने भी यूटीज हैं, हमारी 8 यूटीज है ना, उनको थोड़ा ध्यान में रखना। तो सबसे ज्यादा जो है ये कहाँ पे है, ये है पुडुचेरी में, यहाँ पे देखिए। उसके बाद यहाँ पे 17th क्वेश्चन बोल रहा है, विच स्टेट हैज हायर प्रोपोर्शन ऑफ अदर वर्कर्स। तो आंसर हो जाएगा हमारा गोवा। तो ये 17th वाला जो है ये एक्चुअली ये सारा कुछ आप अच्छे से देख लेना, अपने आप ही जो आप लगाओगे ना तभी आपको प्रैक्टिस हो पाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन बी। तो यहाँ पे क्या है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे 2 सोर्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स, तो आपको ये पूरा पढ़ना है। उसके बाद आपको इसके क्वेश्चंस जो है इसको भी ध्यान से पढ़ के इसके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेंगे, व्हाट हैज लेड डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी। तो क्या चीज जो है पानी की क्वालिटी को डिग्रेड करती है। पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन होता जा रहा है, कैसे जो इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से जो पानी की क्वालिटी है, पानी डिग्रेड होता जा रहा है दिन ब दिन। ठीक है, उसका सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, विच केमिकल पॉल्यूट्स वाटर। तो पानी को जो कौन से केमिकल्स जो है पॉल्यूट करते हैं, तो एक तरीके से इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं ना, जिसमें क्या है आपका इंडस्ट्रियल केमिकल्स आ जाएंगे, आपके हैवी मेटल्स वगैरह जो होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, है ना, ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं, तो उनको हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में लेते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो पानी को पॉल्यूट करती हैं। उसका थर्ड बोल रहा है, नेम फ्यू पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। तो आपको कुछ भी ऐसी इंडस्ट्रीज डालनी है जो पानी को बहुत हैवीली पॉल्यूट करती हैं। तो ये है लेदर इंडस्ट्री, जहाँ पे चमड़ा उद्योग होता है ना, उसको बोलते हैं। उसके बाद पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे क्या कुछ एग्जाम्पल्स आपको डाल देना है, केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह जो सबसे ज़्यादा पानी को खराब करती हैं। उसका सेकंड सोर्स यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक पूरी पिक्चर दे रखी है, ये देखने से ही पता लग रहा है ये ऑस्ट्रेलिया है। और इसमें क्या है, पूछ रहा है कि नेम द रेलवे लाइन शोन इन द मैप। तो जो मैप में जो रेलवे लाइन दिखाई गई है ये वाली, तो ये किस चीज़ को दिखा रही है, ये ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है ये पूरी की पूरी। यहाँ पे बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, नेम द स्टेशन मार्क्ड एज ए। तो जो ए है ये यहाँ पे किस चीज को डिफाइन कर रहा है, ये सिडनी को डिफाइन कर रहा है। ये जो सिटी है यहाँ पे ये सिडनी दे रखा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो पूरी की पूरी ये सिडनी से लेके पर्थ तक का है, ये ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे जो है ना, ये सिडनी से पर्थ तक है। उसके बाद आगे हम देखेंगे यहाँ पे, नेम द पोर्ट लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ स्पेंसर गल्फ थ्रू विच ऑफ दिस रेलवे लाइन पासिस। तो स्पेंसर गल्फ है ये वाला एरिया, ये पूरा जो है ना, ये साउथ ऑस्ट्रेलियन का जो पार्ट है इसको स्पेंसर गल्फ बोलते हैं। तो इसके बीच में जो है कौन से पोर्ट पड़ते हैं, तो पोर्ट अगस्टा एंड पोर्ट पीरी। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं ये स्पेंसर गल्फ में पड़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ अब हम मूव करेंगे सेक्शन सी पे। तो 20th क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज पैस्टोरल नोमैडिज्म एंड स्टेट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पैस्टोरल नोमैडिज्म कौन लोग होते हैं, जो अपने पशुओं के साथ, अपने जो भी एनिमल्स वगैरह है ना उनके साथ मूव ऑन करते हैं, कहीं पे भी जाके रहते हैं, जहाँ पे भी उनको सुटेबिलिटी नजर आती है वो एक जगह से दूसरी जगह उसके हिसाब से अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो उनको पैस्टोरल नोमैडिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना उनको आपको फोकस करना है। तो ये क्या है, नोमैडिक कम्युनिटी के लोग होते हैं। जैसे एक तरीके से आप क्या देख सकते हो कि जो हिली एरिया है, जो टेरेन एरिया है, तो वहाँ पे क्या है, कोई इंडस्ट्रीज वगैरह कोई इस तरीके से चीजें देखने को नहीं मिलती हैं, तो वो अपने पशुओं का पालन करके अपने जीवन का यापन करते हैं। ठीक है ना, तो उसमें क्या बोलेंगे हम, उसको नोमैडिज्म बोलेंगे। देखो यहाँ पे जिस तरीके से अपने एनिमल्स के साथ जो है
अब जैसे यहाँ पे क्लाइमेटिक बहुत ज़्यादा हार्श हो गया है तो ये थोड़ी गर्म जगह पे जाएंगे, और अगर वहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाएंगे, यानी हिली एरिया की तरफ आ जाते हैं। ये जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अपने लाइफ स्टॉक के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए यहाँ पे इनको काम चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एनिमल्स देखिए, कोई जो है वो अपने भेड़ बकरियों के साथ जाता है ना, कोई जो है अपने कैमल्स वगैरह के साथ जाता है, जैसा भी एरिया है उसके हिसाब से वहाँ पे एनिमल्स जो पाए जाते हैं, जो भी पशुपालन करते हैं तो उन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है बहुत ही कन्फाइंड होते हैं, ऐसी जगह पे बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे शॉर्ट ग्रासेस वगैरह फाउंड होती हैं। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और में देखेंगे, गैदरिंग हैज लिटिल चांसेस टू बिकम इंपॉर्टेंट एट ग्लोबल लेवल, एनालाइज द स्टेटमेंट बाय गिविंग 3 रीजंस। ये एक तरीके का क्या है, लो लेवल प्रोडक्टिविटी मानी जाती है, तो इसलिए क्या है ये हाईटेक मशीनरी से जो कम्पीट नहीं कर सकती है। उसके बाद यहाँ पे जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह भी होते हैं ना, तो ये भी आपके गैदरिंग्स के द्वारा ही फाइंड आउट होते हैं। उसके बाद अगर आगे देखें तो यहाँ पे कोई सरप्लस इतना ज़्यादा इसमें होता नहीं है, तो इसी वजह से जो गैदरिंग है वो एक लो लेवल प्रोडक्टिविटी का काम है। ठीक है, उसके बाद 20th क्वेश्चन देखेंगे, हाउ इज ग्रोथ डिफरेंट फ्रॉम डेवलपमेंट इन मॉडर्न सोसाइटी। तो मॉडर्न सोसाइटी के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो ग्रोथ जो होती है ना ये क्वांटिटेटिव होती है, आप इसकी चीज़ों को मेजर कर सकते हो। जैसे सपोज करो हम इकोनॉमिकली उसको मेजर कर सकते हैं कि हमारे देश की जीडीपी कितनी है ना, हमारे देश की इनकम कितना हो रही है, पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, तो इसको हम मेजर कर सकते हैं, एक तरीके से क्वांटिटेटिव होती है। लेकिन जो डेवलपमेंट होती है ना ये ब्रॉडर एरिया, मतलब एक तरीके से ब्रॉडर एस्पेक्ट है, इसके जो पर्सपेक्टिव है ना वो भी बहुत ज़्यादा सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली इसमें जो फैक्टर्स है ना वो शामिल हो जाते हैं। तो मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो जो ग्रोथ है ना उसका जो फैक्टर होता है, उसका जो फोकस होता है वो स्पेशली इकोनॉमिक चीज़ों पे होता है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो उसमें क्या इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, ये सारे जो डायमेंशंस होते हैं ना ये मॉडर्न सोसाइटी के अंदर में आ जाते हैं। तो आप इसको पढ़ लेना स्टूडेंट्स। उसके बाद 22 क्वेश्चन देखेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट इन इंडिया। तो रूरल सेटलमेंट क्या होता है, जो ग्रामीण सेटलमेंट होता है ना, गाँव के अंदर जो लोग रहते हैं उनको रूरल बोलेंगे, और जो अर्बन है शहरों में रहते हैं तो उनको अर्बन बोलेंगे। तो इसी के बीच में यहाँ पर डिफ्रेंशिएट पूछ रहा है, तो यहाँ देख लेते हैं इसका डिफ्रेंशिएट। रूरल में हम देखेंगे कि ये जो है मेन इसका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो एग्रीकल्चर बेस्ड होती है, और अर्बन की जो होती है वो इंडस्ट्रीज बेस्ड होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे ये नेचुरल रिसोर्सेज जो इन पे डिपेंड होते हैं, और यहाँ पे ये जो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड होते हैं। उसके बाद जो एग्रीकल्चर है, यहाँ पे ये जो एग्रीकल्चर चीज़ें हैं ये सपोर्ट करता है इंडस्ट्री को, क्योंकि यही लोग जो है रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज को, और ये क्या करते हैं उन चीज़ों को बना के, उनका मैन्युफैक्चर करके, और एक तरीके से फिनिश गुड्स जो है वो मार्केट में लेके आते हैं, और वो क्या है सभी जगह सप्लाई होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो उसके सोशल बॉन्ड्स देखे गए हैं ना रूरल एरियाज में, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, और उनकी जो लाइफ होती है बहुत सिंपल होती है। लेकिन यहाँ पे जो अर्बन एरियाज होते हैं ना इनकी लाइफ थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, और यहाँ पे कई सारी प्रॉब्लम्स जो है ये देखने को मिली है। उसके बाद इसका और में देख लेंगे हम क्वेश्चन क्या था, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट एंड डिस्पर्स्ड रूरल सेटलमेंट। तो क्लस्टर्ड का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जो झुंड में जो घर पाए जाते हैं ना तो उनको हम क्लस्टर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम इस पिक्चर को देखें तो यहाँ पे क्या है, ये पूरा जो एरिया है यहाँ पे पूरे घर बने हुए हैं, जैसे जनरली हमारे घर भी होते हैं वो इसी तरीके से देखने को मिलते हैं। हम भी क्लस्टर्ड जोन में ही रहते हैं, और इनके जो सराउंडिंग्स में है ना इनके फार्म्स होंगे, इनके खेत वगैरह होंगे, लेकिन बीच में यहाँ पे एक तरीके से गाँव जैसा या ऐसे इनका सेटलमेंट देखने को मिलता है। ठीक है ना, लेकिन जो डिस्पर्स्ड होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे यहाँ पे दूर दूर आपको घर देखने को मिलेंगे इस तरीके से, और बीच में क्या है कहीं पे फॉरेस्ट आ रहा है, कहीं पे कुछ मतलब बीच बीच में क्या आपको प्लेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, यानी एक तरीके से बिखरे हुए सेटलमेंट को हम डिस्पर्स्ड बोलेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे उसके हिसाब से यहाँ पे डिफरेंशिएट दे रखे हैं, तो आप देख लेना यहाँ पे जो हाउसेस होते हैं वो क्लोजली बिल्ट होते हैं, और यहाँ पे जो हाउसेज होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये ऐसी चीज़ें जो है कहाँ देखने को मिलेंगी, जहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स होंगे, क्योंकि फ्लैट सरफेस होगा तो घर पे घर बने चले जाते हैं। कहीं कहीं पे तो ऐसा देखा गया कि बिल्कुल चुपके होते हैं ना, छत वगैरह बिल्कुल चुपकी होती है इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो ये डिस्पर्स्ड वाला जो है ये आपको रिमोट एंड हिली एरियाज में देखने को मिलेगा, माउंटेनियस एरिया में मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे फ्लैट एरिया ना होने की वजह से घर अच्छे से बन नहीं पाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट हम देखने को मिलेगा, तो ये रेक्टेंगुलर में, लाइनर में, रेडिकल, ऐसे करके आपको पूरा जो सेटलमेंट ऊपर से देखोगे तो इस शेप में देखने को मिल जाएगा। और जो ये स्कैटर्ड वाला है ये बहुत एरिया कवर करता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम घर देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप चले जाओ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, तो ऐसी जो सेटलमेंट है आपको इजीली देखने को मिल जाएंगी डिस्पर्स्ड वाली। ठीक है,
23rd क्वेश्चन देखेंगे, डिस्क्राइब फ्यू बेनिफिट्स ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन इन इंडिया। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है इसके क्या बेनिफिट्स हैं इंडिया के अंदर, तो जैसे कि क्या है, वाइड कवरेज होता है। सैटेलाइट तो आपको पता ही होगा, एक तरीके से बहुत वास्ट इसका कवरेज देखने को मिलता है, बहुत ही एक्सटेंसिव कवरेज होता है ना, रिमोट एरिया हो चाहे रूरल एरिया हो चाहे ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन कुछ भी हो, इनका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा रहता है। और साथ में क्या है, यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशंस की जो सर्विसेज हैं वो भी हमें देखने को मिलती हैं, जो आपके जैसे टेलीविजन वगैरह है उसमें ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, जो आप इंटरनेट चलाते हो, नेट चलाते हो, ये सारी चीजें जो है ये सैटेलाइट से ही कनेक्टेड होती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस जो कम्युनिकेशन होता है ना वो सिर्फ हमें सैटेलाइट से ही देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह है, इसमें भी ये अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दे रखा है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, जो है एक नाम भी दे रखा है इनसेट, यहाँ पे इसको याद रख लेना एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये एक तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कोऑर्डिनेशन की और रेस्क्यू करते हैं ऑपरेशंस वगैरह को, ठीक है। तो ये डाल देना। नेक्स्ट मूव करते हैं सेक्शन डी पे। 24th क्वेश्चन देखते हैं, पॉपुलेशन इन अ रीजन इज अफेक्टेड बाय इट्स ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफिकल हिसाब से पॉपुलेशन जो है वो किस तरीके से रहती है ये पूछ रहा है। तो जैसे अगर आप कहीं पे रह रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले आप क्या देखते हो, वाटर रिसोर्सेज देखते हो, ठीक है। वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज प्रॉपर है या नहीं है, फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है एक पॉपुलेशन को रहने के लिए वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि सुटेबल लैंड फॉर्म्स, अगर वहाँ पे प्लेन सरफेस है तो वहाँ पे ईजी होगा रहना, है ना, तो वहाँ पे सेटलमेंट ज़्यादा देखा जाता है, तो वहाँ पे इस हिसाब से पॉपुलेशन वहाँ पे इंक्रीज होती है। और उसके जैसे वहीं पे, क्योंकि वहीं पे क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन सकता है फ्लैट एरिया पे, और रोड्स एंड इंडस्ट्रीज वगैरह भी हम देख सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज जो है हमको माउंटेन्स एंड हिली एरियाज में देखने को नहीं मिलती है, इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन जो है कम देखने को मिलती है। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्लेन सरफेस का, वो है आपका गंगा प्लेन्स जिसको हम बोलते हैं। गंगा के आसपास का जितना भी एरिया है, एलुवियल सॉइल जहाँ पे पाई जाती है, बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है और पानी का रिसोर्स भी फुल है वहाँ पे। उसका नेक्स्ट देखेंगे, क्लाइमेटिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर क्लाइमेट अच्छा है तो वहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज रहेगी। लेकिन अगर वहाँ पे हार्श क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो उसके हिसाब से क्या है वहाँ पे आपको पॉपुलेशन जो है वो कम देखने को मिलती है, इनहैबिटेड कम मिलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम सॉइल रिसोर्सेज। तो जो आपकी सॉइल की जो फर्टिलिटी है ना वो अच्छी होनी चाहिए, तो लोगों को क्या है अच्छे से रोजगार वहाँ पे मिल जाता है, लोग अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है उनके इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए। तो ये चीज़ आप इसमें डाल देना, ओके। तो यहाँ पे ये जो 4-5 आपके जो ये फैक्टर्स दे रखे हैं ना, इनको अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना। उसके नेक्स्ट यहाँ पे और में क्या बोल रहा है स्टूडेंट, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स। इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स जो है वो किसी भी पॉपुलेशन को रहने के लिए कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपको उसका एग्जांपल यहाँ पे बताना है। तो जैसे इकोनॉमिक में अगर हम देखें तो जैसे अर्बनाइजेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप शहरों में क्यों जाते हो, पैसा कमाने के लिए, है ना, जॉब वगैरह ढूंढने के लिए, तो यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर इसलिए जरूरी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसी वजह से क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, ये सारे जो मेगा सिटीज होते हैं, बड़े बड़े जो सिटीज होते हैं, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज प्रॉपर पाई जाती हैं, सब चीज वहाँ पे मिलता है अर्बनाइजेशन के हिसाब से, तो लोग वहाँ पे आपको ज्यादा मिलेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स है ना, अगर आपको किसी फैक्ट्री में जॉब करना है, किसी इंडस्ट्री में जॉब करना है, तो जहाँ पे मिनरल्स ज्यादा पाए जाएंगे वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी पाई जाती हैं, और उस इंडस्ट्रीज में आप काम कर सकते हो, तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलती है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जो वर्कर्स होते हैं, वर्कफोर्स आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कि कटांगा जाम्बिया जो है ये एक प्लेस है अफ्रीका के अंदर, तो जैसे यहाँ पे क्या है, ये जाम्बिया है, यहाँ पे कॉपर बेल्ट है, पूरी की पूरी जो एरिया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि लोग जो है यहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं, तो वहीं सेटल हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन देखें तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। अर्बनाइजेशन जो है इसकी वजह से ही लोगों की, जैसे अभी गाँव में जो पॉपुलेशन है ये कम क्यों है, शहरों में ज्यादा क्यों है, क्योंकि अर्बनाइजेशन सेक्टर में सब लोग रहना चाहते हैं भाई, बिकॉज ऑफ देयर मेडिकल फैसिलिटी, है ना, एजुकेशन फैसिलिटीज, ये सारी जो चीजें हैं आपको शहरों में ज्यादा देखने को मिलेंगी। मेगा सिटीज वगैरह जैसे मुंबई है, और क्या देख सकते हो आप, दिल्ली में कितनी पॉपुलेशन है, मुंबई में कितनी है, तो ये जो बड़े बड़े सिटीज हैं यहाँ पे पॉपुलेशन किस वजह से इतनी डेंसली हो गई है, बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन, ठीक है। और अगर हम वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जो न्यूयॉर्क सिटी है वो कितना ज्यादा पॉपुलेटेड है ना, कोबे ओसाका है जापान का, वो भी थिकली पॉपुलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अर्बनाइजेशन है, ओके। सोशल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि जो लोग सेटलमेंट बनाते हैं अपना, वो रिलीजियस के हिसाब से भी बनाते हैं। कुछ लोग जो है बनारस में रहना पसंद
पसंद करते हैं, मथुरा में रहना पसंद करते हैं, है ना। तो वो क्यों है, क्योंकि उनको रिलीजियस सिग्निफिकेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनकी लाइफ में, तो इसलिए वो वहाँ जाके सेटल हो जाते हैं। और जैसे जेरूसलम है इसराइल के अंदर, तो वहाँ पे भी लोग इसी हिसाब से मतलब रिलीजियस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो वो भी एक सेटलमेंट का कारण है, पॉपुलेशन बढ़ने का कारण है। दूसरा अगर हम देखें यहाँ पे प्लेसेस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर, अब देखो हमको यहाँ पे पूछा क्या था कि इकोनॉमिक एंड सोशल पूछा था ना, तो इकोनॉमिकल फैक्टर आप डाल देना जो सिटीज वगैरह में, लेकिन सोशली में आपको ये दोनों चीज डालनी है। तो यहाँ पे आप डाल देना कि भाई जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एंड वार होते हैं वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि उनको अपनी सिक्योरिटी को थ्रेट नजर आता है, उनको लगता है कि हम जो है यहाँ पे सिक्योर नहीं है, तो इसलिए लोग वहाँ पे कम रहना पसंद करते हैं। जैसे सीरिया ले लो, है ना आप, ये अफगानिस्तान वगैरह ले लो, तो ऐसे कंट्रीज जो है यहाँ पे क्या है, लोग कम क्यों रहते हैं, क्योंकि ये कारण भी है एक वहाँ पे कि वहाँ पे थ्रेट ज्यादा है उनकी सिक्योरिटी को। ओके, तो यहाँ से क्या होता है, पुश अवे हो जाते हैं, लोग निकल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या लोग वेस्टर्न कंट्रीज में रहना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कंट्रीज का जो स्ट्रक्चर है वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज के हिसाब से है, इसलिए वहाँ पे उनको अपनी आज़ादी पूरी मिलती है, तो लोग जो है वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। तो ये दोनों चीज़ आप डाल देना स्टूडेंट। उसके 25th क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी टू टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया। है एनर्जी रिसोर्सेज का मतलब क्या है, आपके जो कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये जो सारी चीजें आपके एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इन सब चीजों को चला रहे हैं ना, इनको एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं इनके लिए, तो यहाँ पे क्या है, इसी चीज को हम एनर्जी बोलेंगे। तो यहाँ पे जैसे कोल है, कोयला जो है वो कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा, जैसे गोंडवाना कोल कॉन्स्टिट्यूट मिलता है, 80% जो गोंडवाना लैंड से आपको यहाँ पे कोयला देखने को मिलेगा। गोंडवाना लैंड मतलब आपका जो झारखंड वाला एरिया है, बंगाल वाला एरिया है, तो वहाँ पे गोंडवाना की चट्टाने जो है वहाँ पे पाई जाती हैं और वहीं से आपका कोल जो है ये मिलता है, ठीक है ना। तो ये पूरी एक बेल्ट है यहाँ पे। और ये भी आप डाल देना कि जैसे इसके कोल फील्ड जो पाए गए हैं वो रानीगंज में, झरिया में, रानीगंज कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, झरिया झारखंड, बोकारो झारखंड, गिरिडीह झारखंड और करणपुरा भी झारखंड। तो सबसे ज्यादा जो कोयला हमारे देश में मिलता है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, गोंडवाना की चट्टानों में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप डाल देना, जिसको दामोदर वैली भी बोलते हैं एक तरीके से। दामोदर वैली वहीं पे है एक्चुअली, वही एक रिवर है, वहां पे ये सब चीजें जो आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जो गोंडवाना कोल है ये और भी कई रिवर वैलीज से जो फाइंड आउट होता है, जैसे गोदावरी से, महानदी से, है ना, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह बहती हैं उससे। उसके बाद अगर हम देखें मध्य प्रदेश में भी मिलेगा, कोरबा है, छत्तीसगढ़ है, तलचर है, ये सारी प्लेसेस के हिसाब से आपको जो उनकी लोकेशन है ना वो पक्का पता होनी चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। पांडौर जो है ये आंध्र प्रदेश में है ना, तो ये यहाँ पे ये फील्ड्स के नाम एक तरीके से याद रखना, और ये स्टेट है, मतलब इस स्टेट में ये कोल फील्ड है। उसके बाद अगर हम देखें टर्शरी कोल फील्ड जो है, बहुत पुराने समय की जो कोल फील्ड्स हैं कहाँ पे देखने को मिली है, जैसे आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, पूरे जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ना इन सब में देखने को मिली है। तो यहाँ पे ये पूरा अच्छे से रीड कर लेना आप, ओके। उसके बाद यहाँ पे पेट्रोलियम के बारे में बोल रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम भी क्या है, एक एनर्जी रिसोर्स है। तो जो क्रूड पेट्रोल, जो कच्चा तेल जिसको बोला जाता है, तो ये क्या है, सेडिमेंट्री रॉक से निकलता है, ओके। तो जैसे रॉक्स जो है हमारे कौन से होते हैं, जैसे इग्निशियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। तो यहाँ से सेडिमेंट्री जो रॉक है ना, तो यहाँ से आपको पेट्रोलियम देखने को मिलेगा। तो जैसे दिग्बोई जो है, असम के अंदर एक ऑयल रिफाइनरी है जिसको बोलते हैं दिग्बोई। तो ओके, तो और आगे देख लेते हैं हम, जैसे कि वेस्टर्न पार्ट में अगर हम देखें तो अंकलेश्वर है, आपका कलोल है, महासना है ना, ये सब सारी प्लेसेस जो है आपको गुजरात में देखने को मिलेंगी। उसके बाद जो मुंबई, और ये गुजरात और मुंबई का पूरा एरिया के अंदर है, ठीक है। उसके बाद दिग्बोई है, नाहरकटिया, ये आसाम में आपको देखने को मिलेंगी। तो इनकी प्लेसेस, इनकी लोकेशंस वगैरह अच्छे से पढ़ लेना। और में देख लेते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज विल प्रूव मोर सस्टेनेबल इन लॉन्ग टर्म एंड डिस्क्राइब एनी टू नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज फाउंड इन इंडिया। तो नॉन कन्वेंशनल का मतलब है जो एक तरीके से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है ना, जिसको हम दोबारा जनरेट कर सकते हैं, बार बार जनरेट, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई, तो इनको नॉन कन्वेंशनल बोलेंगे। ये ज्यादा सस्टेनेबल है, लंबे समय के लिए सस्टेन रह सकती हैं ये, और आपको कोई भी जो है दो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो है उसके ऊपर फोकस करना है जो भारत में हम यूज करते हैं, ओके। तो यहाँ पे देख लेंगे हम सबसे पहले न्यूक्लियर एनर्जी को देख लेते हैं, जिससे बिजली बनाई जाती है। और न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये आपका यूरेनियम एंड थ्रोमियम, इन सब चीजों से, मिनरल से डिपॉजिट होती है, मतलब मिनरल से मिलती है, ओके। तो यूरेनियम के जो डिपॉजिट्स हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ये उदयपुर में, अलवर में, झुंझुनू में, जो राजस्थान का एरिया है पूरा, यहाँ देखने को मिलेंगे। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू वगैरह में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी प्लेसेस आप पढ़ लेना। उसके जो थ्रोमियम के आपके डिपॉजिट्स हैं,
तो ये क्या है, मोनोजाइट से एंड इल्मेनाइट से जनरेट होते हैं। थ्रोमियम जो है ये कहाँ से निकलता है, मोनोजाइट और इल्मेनाइट से निकलता है। और ये मोस्टली कहाँ से है, केरला एंड तमिलनाडु की जो प्लेसेस है ना, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। जैसे पलक्कड़ एक डिस्ट्रिक्ट है केरला के अंदर, तो वहाँ पे आपको ये थ्रोमियम की जो मिनरल्स हैं देखने को मिल जाएंगे। सबसे हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो थ्रोमियम का मिनरल डिपॉजिट है ना, वो केरला में ही है। ओके, उसका नेक्स्ट है सोलर एनर्जी। तो ये इससे तो सब वाकिफ ही होंगे, आपको जो सोलर पैनल्स वगैरह देखे होंगे आप लोगों ने, तो किस तरीके से, जैसे ये जो है ये पैनल्स हैं, तो यहाँ पे क्या है, जैसे सन की रेज पड़ेंगी ना, तो सन की जो भी गर्मी आएगी तो ये डायरेक्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है इसको। ठीक है, तो ये सोलर पैनल जो है इसी को सोलर एनर्जी बोला जाता है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे एक तरीके से ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। अब यहाँ पे कोई भी पॉल्यूशन वगैरह नहीं होता है एनवायरनमेंट के अंदर इसकी वजह से। तो जैसे कि हम इसके पावर प्लांट देखें तो कहाँ है, कर्नाटका में, तेलंगाना में, राजस्थान में, ये सारे प्लेस है ना। गुजरात तो बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी को यूज़ करता है। वहाँ पे तो आज की डेट में एक पूरा गांव है मुडेरा नाम का, जो पूरा सोलर पैनल पे चल रहा है। ठीक है, तो ये पढ़ लेना स्टूडेंट। उसके बाद रिसेंटली क्या है, रेवा में एक सोलर प्लांट जो है ये बना है मध्य प्रदेश के अंदर, ये पता है। अब मूव करेंगे 26 क्वेश्चन पे। एल्यूसिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग इन टर्शरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो टर्शरी सेक्टर में ट्रेडिंग का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडिंग एंड होलसेल ट्रेडिंग, दो तरीके की ट्रेडिंग दे रखी हैं। टर्शरी में जैसे आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, आपका सर्विस सेक्टर, ये सब चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे व्यवसायी होते हैं जो कंज्यूमर्स तक सीधा चीज़ों को पहुँचाते हैं। जैसे हमारे जो शॉपकीपर्स हैं या उससे भी थोड़े बड़े जो होते हैं उनको रिटेलर्स बोला जाता है। तो वो क्या करते हैं, जो आप जो भी चीज़ें कंज्यूम करते हैं वो आप तक पहुँचाते हैं, जो भी गुड्स हैं, तो उनको हम रिटेल ट्रेडिंग में डाल देंगे। लेकिन जो होलसेल ट्रेडिंग होती है ना, ये एक लार्ज लेवल, एक बल्क बिजनेस होता है। ये क्या करते हैं, अपने से छोटे व्यवसायियों को चीज़ें ला के देते हैं। ठीक है ना, तो होलसेल में हमको क्या है, एक तरीके से पूरा जो हम हब बोल सकते हैं उसको, प्रोडक्शन हब टाइप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो बिजनेस किया जाता है वो बल्कि होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसको थोक का बाजार बोला जाता है। तो ये जो सप्लाई करते हैं ये अपने से छोटे हाउसेस को सप्लाई करते हैं। ओके, तो ये डाल देना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उसके 27th क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन यू से दैट डिफरेंट मार्केटिंग सेंटर्स ट्राई टू प्रोवाइड सर्विसेज बाय टारगेटिंग डिफरेंट मार्केट। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट मार्केट्स वगैरह बताने हैं और उनकी सर्विसेज बतानी है। तो पहला बोल रहा है यहाँ पे रूरल मार्केटिंग सेंटर। तो जो गांव में जो हम बाजार वगैरह देखते हैं ना, तो उसी को हम रूरल मार्केटिंग सेक्टर बोलते हैं। ये ज़्यादा पर्सनली एंड प्रोफेशनली इतने डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन हाँ छोटे मोटे जो काम होते हैं हमारे गाँव के बाजार में निकल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आएगा आपका पीरियोडिक मार्केट, जो आपके वीकली लगते हैं। ठीक है ना, आपके जो हफ्ते में एक बार मार्केट लगेगा, इस तरीके से जो मार्केट्स लगाए जाते हैं बाजार के अंदर या शहरों के अंदर, तो उसको हम पीरियोडिक मार्केट बोलेंगे। थर्ड आता है अर्बन मार्केटिंग सेंटर। तो ये आपको क्या है, अर्बन सेंटर्स में देखने को मिलेंगे। इनकी जो अर्बन सर्विसेज वगैरह होती हैं, इनके पास सारे गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड होते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एक तरीके से प्रोडक्शन करते हैं, चीज़ों को फिनिश्ड गुड्स में बना के देते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं हमको ये अर्बन मार्केट में देखने को मिलेंगी। ओके, उसके बाद 28 क्वेश्चन देखेंगे। एक्सप्लेन एनी टू मैथड्स दैट कैन बी यूज्ड कंजर्व द डिप्लीटिक रिसोर्सेज ऑफ वाटर इन इंडिया। तो पानी की जो क्वालिटी है कैसे डिप्लीट होती जा रही है, उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, तो रिलेटेड बोल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे वाटर शेड मैनेजमेंट हमको करना चाहिए। ये क्या है, एक तरीके का ऐसा मतलब प्रोविजन है जहाँ पे किसी क्षेत्र को सुधारने के लिए, वहाँ पे पानी के जो रिसोर्सेज है ना उनको प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए यहाँ पे इसको यूज किया जाता है कि ग्राउंड वाटर जो रिसोर्सेज उनको बचाया जा सके, है ना, कैसे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा सके, किस तरीके से जो कुएं वगैरह हैं उनके अंदर जो पानी को स्टोरेज किया जा सके। तो ये जो सारा सिस्टम होता है इसको हम वाटर शेड मैनेजमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा करवाया जाता है स्टूडेंट्स, एंड बहुत सारे एनजीओज वगैरह जो है ना ये भी इससे ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। ओके, ये जो प्रोग्राम्स वगैरह है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लें यहाँ पे हरियाली एंड नीरू मीरू, बेस्ट एग्जांपल है इस चीज़ के वाटर शेड मैनेजमेंट के। ठीक है, तो ये आप डाल देना। ये जो मैनेजमेंट है ये सेंटर के साथ और स्टेट के साथ, मतलब दोनों ही गवर्नमेंट इसको करवाती हैं। और नीरू मीरू जो है ये आंध्र प्रदेश का एक तरीके का प्रोजेक्ट चलाया था सरकार ने। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये तो आप जानते ही होंगे, हमने कई सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाते हैं स्कूल के अंदर। तो जैसे क्या है, ये जो एक प्रोसेस है ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, कि किस तरीके से जो बारिश का पानी है उसको किस तरीके से कंजर्व किया जाए, रिजर्व किया जाए और उसको पीने के पानी में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस है इसको रेन वाटर बोलेंगे। और ये एक तरीके से जैसे आप इसको कैसे कर सकते हो, अपने वेल्स में पानी को स्टोर कर सकते हो, है ना, और जैसे गड्ढे वगैरह खोद के पानी को स्टोर कर सकते हो। तो ये मैथड्स होते हैं, ये इको फ्रेंडली
टेक्निक होती है। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये कई कंट्रीज़ में करवाई भी जाती हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर का जो क्वालिटी है जब डिक्लाइन हो रही होती है तो इसके लिए ये बहुत यूज़फुल होता है। आप पानी को क्या है एक तरीके से स्टोर कर सकते हो, उसको रिफाइंड करके एक तरीके से यूज़ कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे क्या है जो ग्राउंड वाटर का जो पानी होता है उसमें फ्लोराइड का जो पार्टिकल्स होते हैं उसको भी आप डिक्रीज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोल रहा है, ये रूरल एरियाज में कराए जाते हैं। लोग जो है वो अपने कुंड में या अपने टंकास, जिस राजस्थान में इसको कुंड बोलेंगे, और टंका, ये दोनों ही जो चीज़ हैं ये रेन वाटर के लिए यूज़ किए जाते हैं। बड़े बड़े जो पिट्स हैं, बड़े बड़े जो पॉन्ड्स हैं, ये पानी को स्टोरेज के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे और कहीं मेंशन सम ऑफ द प्रॉब्लम्स इन डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन द कंट्री। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो फेस की जा रही हैं वाटर रिसोर्सेज को अगर हम बनाना भी चाहें तो क्या प्रॉब्लम्स हमारे समाज में आ रही हैं, हमारे कंट्री के अंदर आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है इनसफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे पानी की कमी है, जैसे दिल्ली मुंबई में आपने देखा होगा, है ना, वहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और पानी की भी कमी होती जा रही है। तो ये एक रीज़न है। और पॉपुलेशन जो है ज़्यादा होने की वजह से पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है ये डिक्रीज होती जा रही है डे बाय डे। एंड सेकंड देखेंगे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, क्योंकि जो हमारे लैंड फॉर्म्स हैं वहाँ पे क्या है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पे ज़्यादा पानी है, कहीं पे कम पानी है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे क्या है पानी के जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर मैनेज नहीं हो पा रहे हैं अनइवन होने की वजह से। थर्ड देखेंगे ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। तो जहाँ पे पानी के जो रिसोर्सेज ज़्यादा है तो वहाँ पे लोग जो है ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं उसको, है ना, और पानी जो है किस तरीके से अर्बन एरियाज वगैरह में पैसों से बेचा भी जा रहा है। और नेक्स्ट हम मूव करेंगे सेक्शन ई पे। तो ये यहाँ पे मैप बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये इंडिया का मैप दे रखा है। इस क्वेश्चंस देख लेते हैं ऑन द पॉलिटिकल मैप। ये पॉलिटिकल मैप पे ही है आपका। फर्स्ट वाली प्लेस देख लेंगे, द स्टेट हैविंग द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो कौन से स्टेट में सबसे कम पॉपुलेशन है, डेंसिटी सबसे कम कौन से स्टेट में है, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। उसका सेकंड है एन ऑयल रिफाइनरी इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ऑयल रिफाइनरी कौन सी है, ये मथुरा की ऑयल रिफाइनरी है। उसके बाद थर्ड बोल रहा है अ कोल माइन इन झारखंड। तो झारखंड के अंदर कोल माइन बतानी है आपको, तो ये हो जाएगा बोकारो। ओके, उसके बाद आपका फोर्थ वाला है एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन केरला। तो केरला में आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बताना है, ये है तिरुवनंतपुरम, केरला की कैपिटल। उसके बाद देखेंगे अ मैग्नीज माइन इन कर्नाटका। तो कर्नाटका के अंदर जो मैग्नीज की माइंस हैं तो ये कहाँ पे है, ये है शिवमोगा। ठीक है, कर्नाटक के अंदर शिवमोगा। उसके बाद सिक्स्थ वाला है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। तो ये कोई नहीं है, गुजरात है, ये कॉटन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। उसके बाद नेक्स्ट है एन इंटरनेशनल सी पोर्ट। तो इंटरनेशनल सी पोर्ट बताना है आपको, है ना, एयरपोर्ट नहीं है, सी पोर्ट है ये। इसका भी ध्यान रखना है कि पोर्ट कौन सा पूछ रहा है। तो ये है आपका मैंगलुरु, यहाँ पे मार्किंग दे रखी है मैंगलुरु। ओके, तो यहाँ पे इंडिया का मैप खत्म होता है। उसके बाद मूव करेंगे हम वर्ल्ड के मैप पे। तो 30th क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये प्लेसेस पूछी गई हैं और इस पे मार्किंग भी दे रखी है, आपको उनके नाम बताने हैं। एंड इनलैंड वाटरवे। तो इनलैंड, तो सेकंड आपका बोल रहा है मेजर एयरपोर्ट, तो ये लंदन है मेजर एयरपोर्ट। ओके, उसके बाद थर्ड बोल रहा है मेजर सी पोर्ट। तो सी पोर्ट आपका कहाँ पड़ जाएगा, तो ये आपका कोलकाता में दिखा रहा है सी पोर्ट। उसके बाद फोर्थ बोल रहा है वेस्टर्न टर्मिनल स्टेशन ऑफ ट्रांस कैनेडियन रेलवे। तो कैनेडियन रेलवे ट्रांस पूछ रहा है, ये वैंकूवर में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट कहाँ पड़ जाएगा, ये पेरिस पे मार्क कर रहा है यहाँ पे, है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्रांस पेरिस। उसका कैनाल पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये मार्किंग दे रखी होगी स्विस कैनाल। ठीक है, अगर यहाँ पे दे रखी है तो स्विस कैनाल कर देना, लेकिन यहाँ पे दे रखी है तो पनामा कैनाल कर देना। ओके, उसके बाद अ मेजर एयरपोर्ट इन एशिया। एशिया के अंदर मेजर एयरपोर्ट ये यहाँ पे पूछ रहा है, तो आप डाल देना मुंबई। जहाँ भी इंडिया के अंदर मार्किंग दे रखी है इस जगह को तो आप पहचान नहीं पाओगे, है ना, तो यहाँ पे मुंबई डाल देना। ओके, तो यहाँ पे ज्योग्राफी का सैम्पल पेपर 3 जो है ये कंप्लीट होता है। इसकी जो पीडीएफ है, इसके शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स और जितने भी सैम्पल पेपर हैं सारे 1 से लेके 15 तक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। ठीक है, और साथ में इसके ऑल्टरनेटिव बेस में जो हिस्ट्री की सीरीज है वो भी चलाई जा रही है, तो आप उनको भी जरूर देख लेना। चैनल पर आपको सारी जो वीडियोज हैं उपलब्ध है, तो आप अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने MCQs वगैरह देख सकते हो, है ना, मैप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो आपको लगातार करनी है, एग्जाम्स के लिए तैयारी जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।